हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट जुलाई महीने का नेशनल प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। जी हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है जिसमें हम मंथली वाइज आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स लेकर आ रहे हैं। तो अब तक हमने अगस्त महीने का जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है वो 2 पार्ट में हमने किया है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही वीडियो पूरे इत्मीनान से देखिए। और उसके बाद हमने जनवरी का पूरा करा दिया है। जनवरी का आपको सिर्फ एक ही वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगा, तो वो पूरा आपको देख लेना है। और अब से आपका ये जो मंथली वाला सीरीज़ है वो इसी तरीके से एक ही वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा, यानी कि जुलाई महीने का अब आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। देखिए, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मिला के आपका करीबन 30 प्लस MCQs जो है वो बीपीएससी पूछने वाला है प्री में। तो आप यहाँ इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात है बिहार करंट की, तो बिहार करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा बहुत पहले आपके एग्जामिनेशन से, ठीक है। और जितना भी हमने प्रोवाइड किया है बिहार करंट अफेयर्स उतना पहले आप देख लीजिए, उसको बढ़िया से इत्मीनान कर लीजिए। PDF वगैरह सब कुछ शेयर किया गया है, तो वो सारा कुछ आप कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, ठीक है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में हुआ, इसमें इंडिया जीत गया था साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में। तो इस T20 वर्ल्ड कप 2024 के प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? विराट कोहली। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह। एंड स्मार्ट कैच ऑफ द मैच, आपने देखा होगा सूर्य कुमार यादव का कैच जो है वो बाउंड्री से टप के फिर से यहाँ पे पीछे आकर यहाँ पे इन्होंने कैच लिया था। तो सूर्य कुमार यादव का स्मार्ट कैच ऑफ द मैच रहा था। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने संज्ञान ऐप के बारे में। यहाँ पे बताया गया, तो संज्ञान ऐप जो है इसको डेवलप किया है इंडियन रेलवे ने। किस लिए? तो इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। जो 3 नए क्रिमिनल एक्ट्स आए हैं उसका इन्फॉर्मेशन जो RPF है, RPF रेलवे पुलिस फोर्स, उसको इसकी जानकारी मिले, उसको इसकी इन्फॉर्मेशन रहे। जो 3 क्रिमिनल लॉज हैं, BNS, BNSS और BSA। BNS है भारतीय न्याय संहिता और BNSS है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और फिर BSA है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट आ जाता है आपका AI रेडीनेस इंडेक्स, यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा देश कितना रेडी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए। और ये इंडेक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको IMF ने रिलीज़ किया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिलीज़ किया है। इसमें टॉप किया है सिंगापुर और इंडिया का रैंक रहा 172 आउट ऑफ 174। जी हाँ, बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस, 172 है। AI मतलब इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना, क्योंकि आपको पता होगा AI से रिलेटेड हमारे पास कोई लॉ वगैरह, कुछ कानून वगैरह नहीं है, कुछ इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है इसके लिए। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके लिए AI के और AI यूज़ करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इंडिया है उसका रैंक बहुत ज़्यादा ख़राब, यहाँ पे 172 है। फिर एक आ जाता है डिडिमो कार्पस जनाकिया, ठीक है। डिडिमो कार्पस जनाकिया ये क्या है? ये एक प्लांट स्पीसीज़ है, ये याद रखिएगा। और ये कहाँ पे पाया गया है? तो वेस्ट कामेंग ज़िले में, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में आपको डिडिमो कार्पस जनाकिया डिस्कवर्ड किया गया है। ये एक रेयर प्लांट स्पीसीज़ है। फिर 3D हाइड्रोजेल कल्चर सिस्टम, क्या है? 3D हाइड्रोजेल कल्चर सिस्टम, इसको डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। और आपको मैं बताऊं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है NIRF की रैंकिंग में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है इसने टॉप किया है। और अगर इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में अगर देखा जाए तो IIT मद्रास लगातार 6 बार से टॉप कर रहा है NIRF रैंकिंग में, याद रखिएगा। उसके बाद 3D हाइड्रोजेल कल्चर सिस्टम है क्या? ये रिप्लिकेट्स कर सकता है ह्यूमन लंग्स एनहांसिंग TB रिसर्च कैपेबिलिटीज़। ये ह्यूमन लंग्स को रिप्लेस कर सकता है, रिप्लिकेट्स कर सकता है, मतलब बिल्कुल ये बिल्कुल ह्यूमन लंग्स की तरह ही बनाया गया है 3D हाइड्रोजेल कल्चर सिस्टम। इसके थ्रू TB के लिए रिसर्च यहाँ पे हो सकेगी अच्छे तरीके से, इसकी कैपेबिलिटीज़ जो है वो बढ़ जाएगी। TB यानी ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है, आपको पता होगा भारत सरकार ने एक टारगेट रखा है कि TB को हम इरेडिकेट कर देंगे, बिल्कुल इंडिया को TB फ्री बना देंगे। कब तक? ये टारगेट रखा है 2030 का, याद रखिएगा। फिर डॉक्टर उषा ठाकुर, ये न्यूज़ में क्यों थी? डॉक्टर उषा ठाकुर को 12th वर्ल्ड हिंदी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सम्मानित किया है डॉक्टर उषा ठाकुर को। उषा ठाकुर भारत की नहीं है बल्कि ये हैं नेपाल की। अगला है मैत्री।
मैत्री एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और थाईलैंड के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये मैत्री एक्सरसाइज इस साल है 2024 में कहाँ पे हुआ है, तो थाईलैंड में ही ये कंडक्ट किया गया है। अगला है प्रोजेक्ट नेक्सस। क्या है प्रोजेक्ट नेक्सस? प्रोजेक्ट नेक्सस द कोलैबोरेशन इनिशिएटिव है टू इंटरलिंक द फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया एंड 4 आसियान नेशंस। ठीक है, इंडिया का जो फास्ट पेमेंट सिस्टम क्या आ गया है आपका, यूपीआई, ठीक है, जिसको एनपीसीआई ने डेवलप किया है यूपीआई। तो इस यूपीआई से 4 देशों के जो पेमेंट सिस्टम हैं, 4 आसियान नेशंस के पेमेंट सिस्टम कौन कौन से, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, इन चारों के पेमेंट सिस्टम से कनेक्ट होगा ताकि इन जगहों पे जो इंडियन रह रहे हैं वो यूपीआई का इस्तेमाल कर सकें और वहाँ से जो उनको यूपीआई के थ्रू वो पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, यही है प्रोजेक्ट नेक्सस। मेदूसा ड्रेस, मेदूसा ड्रेस न्यूज़ में क्यों था, ये क्या है मेदूसा ड्रेस? तो ये दुनिया का पहला एआई, जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रेस है जी, याद रखिएगा। और ये इसको किसने डेवलप किया है मेदूसा ड्रेस को? क्रिस्टीना अंस। क्रिस्टीना अंस कौन है? ये गूगल में एक इंजीनियर्स हैं, गूगल के इंजीनियर हैं क्रिस्टीना अंस। इन्होंने डेवलप किया है ये दुनिया का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रेस। नेक्स्ट आपका है लोकपथ ऐप। लोकपथ ऐप क्या है? एक्चुअली लोकपथ ऐप को मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसलिए टू रिजॉल्व द रोड प्रॉब्लम्स फॉर द पब्लिक इन 7 डेज। मात्र 7 दिनों में। अब रोड कंस्ट्रक्शन करने में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, किसी का घर आ गया, किसी का कुछ आ गया, कोई कहीं पे कुछ हो गया, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को 7 दिनों में निपटारा किया जाएगा। उसके लिए लोकपथ ऐप मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च करी है। एक और है निर्माण पोर्टल। निर्माण पोर्टल ये एक निर्माण के फुल फॉर्म से समझिए कि नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। ठीक है, तो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं उनको रिवॉर्ड करने के लिए, ठीक है, उनको जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने अगर प्री निकाल लिया है और मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेंस की प्रिपरेशन में उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाए। ठीक है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए निर्माण पोर्टल शुरू किया गया है और रुपीज़ 1 लाख का फाइनेंशियल सपोर्ट देगी सरकार टू यूपीएससी कैंडिडेट्स। और ये निर्माण पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनियन मिनिस्ट्री फॉर कोल एंड माइंस। याद रखिएगा, ऑप्शन में तो आपको क्या दे देगा? ऑप्शन में दे देगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आपको होगा निर्माण पोर्टल। अच्छा, निर्माण पोर्टल है यूपीएससी एस्पिरेंट को 1 लाख रुपीज़ का यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए। तो आपको लगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया होगा, लॉन्च किया होगा, नहीं, यहाँ पे देखिए यूनियन मिनिस्ट्री फॉर कोल एंड माइंस ने लॉन्च किया है। बेसिकली जो भी एससी एसटी और जो वीमेन हैं, इन लोगों को, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो लोग आते हैं, इन सब लोगों के लिए ये निर्माण पोर्टल शुरू किया गया है, निर्माण स्कीम शुरू किया गया है। मतलब जिसका फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से कम हो, ये एनुअली बात कहा जा रहा है, एनुअली 8 लाख से जिसका कम होगा उसे ये इसका बेनिफिट दिया जाना है। नेक्स्ट हो जेनोफेरिस अपातानी। ठीक है, जेनोफेरिस अपातानी ये क्या है? ये एक नया स्पीसीज़ है हॉर्न्ड फ्रॉग का, फॉरेस्ट ड्वेलिंग हॉर्न्ड फ्रॉग। एक ऐसा मेढक है जिसके सिंग हैं, ठीक है, और ऊपर से ये फॉरेस्ट को ड्वेल करता जाता है। इसका नाम है जेनोफेरिस अपातानी। ये डिस्कवर किया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ठीक है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में भी। ये भी जेनोफेरिस अपातानी जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही फाइंड किया गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान जो है ये एक 3 महीने के का कैंपेन है जो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। 3 महीने यानी 4 जुलाई टू 30 सितंबर तक का ये कैंपेन है संपूर्णता अभियान। किस लिए? टू अचीव सैचुरेशन ऑफ 6 की इंडिकेटर्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स। आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक्स से स्कीम चला रही है, उस पर मार्क करती है और हर महीने वो कितना प्रोग्रेस किया है उस पर उसको एक इंडेक्स के थ्रू नंबरिंग दिया जाता है। ठीक है, तो पूरे देश भर से 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को सरकार टारगेट कर रही है इस संपूर्णता अभियान के तहत। कितना? 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। ये 6 इंडिकेटर्स है, इन 6 इंडिकेटर के बेसिस पे ही ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का ये लोग स्कोर तैयार करते हैं। कौन कौन सा?
एंटीनेटल केयर रजिस्ट्रेशन कितना हो रहा है वहाँ पे, डायबिटीज़ स्क्रीनिंग वहाँ पे कितनी हो रही है, हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग का क्या हो रहा है वहाँ पे, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का क्या हाल है, सॉइल हेल्थ कार्ड्स बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, सॉइल क्या कैसा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वहाँ पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसे वगैरह जो मिलने हैं वो सब मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। ये सब कुछ जो है 6 की इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स जो है वो यहाँ पे सरकार देख रही है। अगला है जापान ने इंट्रोड्यूस किया है नया बैंक नोट्स। अब इसका फीचर जो है एडवांस होलोग्राफी इस नोट्स पे दिखेगा। टेक्नोलॉजी क्रिएट इल्यूजन क्रिएट करता है ऑफ हिस्टोरिक फिगर्स पोर्ट्रेट्स रोटेटिंग इन 3D ऑन द बिल्स। तो ये पूरा इल्यूजन टाइप का क्रिएट करता है। इसमें होलोग्राफी है, आप यहाँ पे सही देख रहे हो कि एडवांस होलोग्राफी इस नोट्स पे है। और यहाँ तक ये भी है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स हैं यानी कि जो ब्लाइंड पीपल हैं वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस नोट्स को कि कितने रुपए का नोट्स है, एक्चुअली जापान की करेंसी में कितना करेंसी है ये नोट्स, ठीक है, टच करके वो बता सकते हैं। तो ये एडवांस्ड होलोग्राफी वाला बैंक नोट जो है वो जापान ने लॉन्च किया है। फिर है रुद्रम 1। रुद्रम 1 ये भारत का पहला इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल। और एयर टू सरफेस मिसाइल है, याद रखिएगा, ये एयर से सरफेस को ये भेजने वाला ये मिसाइल है। इसको रुद्रम 1 को डेवलप किया है DRDO ने, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रेंज क्या है रुद्रम का? 250 किलोमीटर का रेंज रहेगा। नेक्स्ट आ जाइए, SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कभी 5 मेंबर हुआ करता था, आज के टाइम में 10 मेंबर हो चुका है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और 10वां नया जो मेंबर बना है 2024 में वो है बेलारूस, याद रखिएगा, ठीक है। वैसे अगर मैं बताऊं कुछ इतिहास की बात करूं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो 1996 में ना 5 देशों ने मिलकर इसका नाम रखा था, संघाई 5 नाम से ग्रुप बनाया था। कब? 1996 में। फिर 2001 में संघाई 5 से ये नाम बदलकर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन किया गया 2001 में, क्योंकि 2001 में ही उज्बेकिस्तान भी इसमें शामिल हुआ था, ये याद रखिएगा। बाकी पहले जो 5 कंट्री थे, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये 5 यहाँ पे मेंबर थे पहले, यानी संघाई 5 में यही 5 थे। उसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान यहाँ पे पार्टिसिपेट किया तो इसका नाम रख दिया गया SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। अच्छा, इंडिया इसका मेंबर है क्या? हाँ जी हाँ, 2017 में पाकिस्तान और इंडिया को इसका मेंबर बनाया गया था। और ईरान, जी हाँ, ईरान भी मेंबर बन चुका है 2023 में ही, 23 में, यानी कि 9th मेंबर था इसका SCO का, 10th मेंबर हो गया। बेलारूस इस साल 2024 में ये इसका मेंबर बन चुका है, ठीक है। SCO एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट देखिए, और यहीं पे ये जो हुआ ना SCO का जो मीटिंग हुआ था, इस मीटिंग में ही किंगडाओ एक चाइना का शहर है, इसको SCO टूरिज़्म एंड कल्चरल कैपिटल डिक्लेयर किया गया है 2024-25 के लिए, ठीक है। 2024-25 के लिए क्विंगडाओ जो चाइनीज सिटी है उसको SCO टूरिज़्म एंड कल्चरल कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया है। चाइना हैज़ इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन मेड फ्रॉम कार्बन फाइबर। तो कार्बन फाइबर से बना हुआ पहली बार किसी देश ने ट्रेन लाया है, पैसेंजर ट्रेन वो भी, तो ये कौन लाया है? चाइना। कार्बन फाइबर क्या है? कार्बन फाइबर एक मटेरियल है जो अपने लाइट वेट के लिए जाना जाता है, मतलब हल्का होता है, इसके लिए जाना जाता है, एंड एनर्जी एफिशिएंट प्रॉपर्टीज़ के लिए भी जाना जाता है, ठीक। फिर है एक स्वप्ना कलिंगल, नाम याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वप्ना कलिंगल। इनको स्पाइस अवार्ड 2024 दिया गया है। स्पाइस अवार्ड किसने दिया है स्वप्ना कलिंगल को? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च जो है, इसने स्वप्ना कलिंगल को ये स्पाइस अवार्ड से सम्मानित किया है। बेसिकली जो इनका नाम है ना, ये कलिंगल एक प्लांटेशन है, क्रॉप्स है जो कि ये उगाती हैं। स्वप्ना कलिंगल एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं, एक तरह से फार्मर कह सकते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, फ्रॉम कलिंगन प्लांटेशन, कलिंगन ये प्लांट करती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है केयर स्टारमर, ये UK के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, यूनाइटेड किंगडम के, और ये किस पार्टी से हैं? लेबर पार्टी। और जो पार्टी हार गई, जो
उस वक्त रूलिंग कर रही थी, यानी रूल कर रही थी यूके को, यूनाइटेड किंगडम को, वो थी पहले कंजर्वेटिव पार्टी के ही थे ऋषि सुनक, जो कि इंडियन ओरिजिन पर्सन है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं और फिलहाल जो है रूलिंग में है यूके में लेबर पार्टी। अच्छा, यूके जो हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, ये 4 जगहों से यानी 4 देशों से मिलकर यहाँ पे ये बनता है यूनाइटेड किंगडम। एक इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये 4 प्लेसेस से मिलकर आपको ये यूके पूरा यूनाइटेड किंगडम जब हम कहते हैं तो मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सिर्फ इंग्लैंड कहना पूरा यूके नहीं है, वेल्स कहना पूरा यूके नहीं है, स्कॉटलैंड कहना पूरा यूके नहीं है, और नॉर्दर्न आयरलैंड कहना पूरा यूके नहीं है, बल्कि यूनाइटेड किंगडम आप जब कह रहे हो तो ये आप इन चारों को साथ में लेकर बोल रहे हो। ई पिंक रिक्शा स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू किया है फीमेल सिटीजन को इनकरेज करने के लिए, ताकि वो ई रिक्शा चलाएं। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पेंटिंग यहाँ पे हाल ही में डिस्कवर किया गया है इंडोनेशिया में, और ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट पेंटिंग जो है 51,000 एक्चुअली 5,12,000 साल पुराना ये पेंटिंग मिला है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया आपको पता होगा काफ़ी सारे आइलैंड से मिलकर ये कंट्री बना है, तो उसी में एक सुलावेसी आइलैंड है, उसी सुलावेसी आइलैंड पे ये डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट है कोलंबो प्रोसेस की मीटिंग को पहली बार इंडिया ने चेयर किया है, और कहाँ पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM, ये कोलंबो प्रोसेस को चेयर किया गया है। कहाँ पे किया गया है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन में, IOM पे। IOM का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो कोलंबो प्रोसेस का मीटिंग इस बार कहाँ पे हुआ? जेनेवा में हुआ, और किसने चेयर किया, हेड किया? इंडिया ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। और 12 एशियन मेंबर जो हैं वो इसके मेंबर हैं, एशियन मेंबर जो हैं इसके। फिर धीरेंद्र ओझा, ये नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। क्या है? प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन धीरेंद्र ओझा। एक वर्ड है इन्फ्लीमेन क्या है? इन्फ्लीमेन मतलब इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज़ नेटवर्क। इसको लॉन्च कौन किया है? इन्फ्लीमेन को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। तो इन्फ्लीमेन है क्या? बेसिकली इंडिया और फ्रांस जो है वो मिलकर लीवर पे रिसर्च करेंगे, यानी कि इस लीवर और मेटाबॉलिक जो डिजीज़ होते हैं उन पे दोनों मिलकर रिसर्च करेंगे और दोनों मिलकर इसका कोई हल निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो इन्फ्लीमेन लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। अगला एक नाम है एलिसा डे अंडा मद्राजो। ठीक है, एलिसा डे अंडा मद्राजो ये बन गई हैं नए प्रेसिडेंट किसके? FATF के। FATF आपको मालूम होना चाहिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को यहाँ पे देखता है। जैसे ED है हमारे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, भारत में जो ED काम करता है ना, सेम चीज़ दुनिया भर में इंटरनेशनल लेवल पे FATF काम करता है। ठीक है, बेसिकली FATF से ही इंस्पायर्ड है यहाँ पे ED। तो ये याद रखिएगा, यानी हम मनी लॉन्ड्रिंग पे यहाँ पे कि मनी का कहाँ पे काला धन वगैरह इधर उधर हो रहा है, ब्लैक पैसा कहाँ पे जा रहा है जिसका कोई हिसाब वगैरह नहीं है, क्या नहीं है, तो उन सब पैसों की जो हेरा फेरी हो रही है उस पर कंट्रोल लगाता है FATF। ठीक है, और इसके लिस्ट हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, ग्रे लिस्ट में डाल देता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसके पहले, यानी अभी तो इसके हेड बन चुके, FATF के हेड बन चुकी हैं एलिसा डे अंडा मद्राजो, जो कि मैक्सिको से बिलोंग करती हैं। इसके पहले थे टी राजा कुमार। टी राजा कुमार नाम से आप ये मत कहिएगा कि ये इंडियन थे, बल्कि ये सिंगापुर के थे। ठीक है, तो टी राजा की जगह पे अब एलिसा डे अंडा मद्राजो। पूरा नाम नहीं अगर याद हो रहा है तो आप एलिसा डे अंडा याद रखिए, एलिसा डे अंडा। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखेगा FATF। अगला आ जाते हैं AK-203 असॉल्ट राइफल्स। जैसे AK-47 होता है उसी तरीके से ये AK-203 असॉल्ट राइफल्स है। ठीक है, इंडिया को यानी इंडियन आर्मी को 35,000 मिल चुका है AK-203 असॉल्ट राइफल्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊं आपका, इसका क्या है? AK-203 असॉल्ट राइफल्स जो है वो इंडिया में ही प्रोड्यूस की गई है, यानी उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक फैक्ट्री में प्रोड्यूस की गई है AK-203। और AK-203 इंडिया और रसिया के जॉइंट वेंचर के थ्रू, यानी कि इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये AK-203 को यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है। और इंडियन आर्मी को 35,000 यहाँ पे असॉल्ट राइफल्स मिल चुका है, बन के तैयार हो गया है। और ये जो AK-203 जो है ना, इंडियन आर्मी यूज़ करती थी एक INSS
ठीक है। INSS और AK-47 राइफल्स यूज़ करती थी। तो INSS और AK-47 राइफल्स जो है इसी को रिप्लेस करेगा AK-203, ठीक है, 203 असॉल्ट राइफल्स। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रहा है, ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये कैसा अमीबा है? अमीबा, एक तो पहले आपको पता होना चाहिए कि अमीबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अमीबा को आप ऐसे खुली यानी कि नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए टेलीस्कोप ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, टेलीस्कोप। तो ब्रेन ईटिंग अमीबा, ये दिमाग को खा जा रहा है, ख़त्म कर दे रहा है दिमाग को, और उससे लोगों की मृत्यु हो रही है। तो केरल में ऐसा केस देखा गया है, 4 लोग मर गए हैं सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से? तो ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण। और ब्रेन ईटिंग अमीबा जो है वो कहाँ से आ जाता है? तो याद रखिएगा, स्टैग्नेंट वाटर से या फिर कंटेमिनेटेड वाटर से फैल रहा है ये डिजीज़। कौन सा डिजीज़? तो ब्रेन ईटिंग अमीबा डिजीज़। इसमें कौन सा होता है? तो अमबिक मेनिंगोसेफेलिटिस, ठीक है। क्या नाम, इसको नाम भी प्रोनाउंस करने में बड़ा तकलीफ़ है। मेनिनगो, यहाँ से रखिए, मेनिनगो एंसेफ्लाइटिस हो गया, मेनिनगो एंसेफ्लाइटिस। तो मेनिनगो एंसेफ्लाइटिस ये बीमारी होगी ब्रेन ईटिंग इस अमीबा से। ये एक रेयर डिजीज़ है जो कब होता है? तो नेग्लेरिया फॉलेरी इन्फेक्ट्स द ब्रेन। ये क्या है नेग्लेरिया फॉलेरी? ये ही तो अमीबा है, ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा हम कह रहे हैं। तो ये कौन सा है ब्रेन ईटिंग अमीबा? ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा ये है, और ये तो डिजीज़ का नाम है, ये वाला जो है ये डिजीज़ का नाम है। तो नेग्लेरी फॉलेरी एक अमीबा ही है, और ये कहाँ से लोगों में चला जाता है? नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा ये चला जाता है कंटेमिनेटेड वाटर से या फिर स्टेगनेंट वाटर से, और ये पूरा ब्रेन को डेड कर देता है ये अमीबा, और उसके बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये केरल में देखा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। प्रोजेक्ट परी इंपॉर्टेंट है। परी का फुल फॉर्म जान लीजिए, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। परी का फुल फॉर्म क्या हो गया? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया है। तो प्रोजेक्ट परी को लॉन्च किया गया है किस चीज़ के लिए? तो न्यू दिल्ली को ब्यूटीफाई करने के लिए, टू ब्यूटीफाई न्यू दिल्ली। किसने लॉन्च किया? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। और इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? यानी कि इस प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एग्जीक्यूट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर कौन एग्जीक्यूट करेगा इस प्रोजेक्ट को? ललित कला अकेडमी प्लस नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मिलकर। और ये प्रोजेक्ट परी लॉन्च कब किया गया, डिसाइड कब किया गया? तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि पहले के वीडियो में हमने, अगस्त के वीडियो में हमने बताया था आपको, 46वां सेशन जो था ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो मीटिंग हुआ था 46 सेशन, ये इस बार इंडिया ने इस सेशन को होस्ट किया था, और ये न्यू दिल्ली में ये सेशन रखा गया था, ठीक है। तो इसी सेशन में ये प्रोजेक्ट परी भी डिक्लेयर किया गया था। और यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि इस बार ना करीबन 24 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि 24 ऐसा साइट मिला जिसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है यूनेस्को ने। आपको बताना है कि इसमें से एक जो है वो भारत का है। तो भारत का कौन सा साइट है जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इस साल यानी कि 2024 में इंक्लूड किया गया है? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं कितनी मेमोरी आपने पहले वाला वीडियो देखा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 24 एशियन बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप। ठीक है, बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया? रियाद में, सऊदी अरबिया का जगह है यहाँ पे रियाद, ये याद रखिएगा। इसको जीता किसने? 2024 का चैम्पियन रहा कौन बिलियर्ड्स में? 2024 का बिलियर्ड्स में चैम्पियंस रहे ध्रुव श्रितवाला। क्या नाम है? ध्रुव श्रितवाला इस बार चैम्पियन रहे, और इन्होंने पंकज आडवाणी को हरा दिया है। तो ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि भारत में अगर बिलियर्ड्स का नाम आएगा, बिलियर्ड्स का, तो इसके इतिहास में ध्रुव श्रितवाला और पंकज आडवाणी का एक बहुत ज़्यादा, सबसे आगे कहिए कि फ्रंट लाइन में नाम आने वाला है। तो ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ध्रुव श्रितवाला और पंकज आडवाणी। अब बिलियर्ड्स आप समझ रहे होंगे कौन सा गेम है, आपने देखा होगा, कुछ कुछ मूवीज़ में भी दिखाता है। एक टेबल रहता है, और एक तरीके से आप कह सकते हो कैरम बोर्ड की तरह ये टेबल पे ऐसे चारों तरफ यहाँ पे गोल गोल गोला रहता है, और ये गेंद को ना स्टिक से इसमें डालना होता है, ठीक है, स्टिक से मार के। तो वो वाला ये खेल है, ठीक है, बिलियर्ड्स, याद रखिएगा। अच्छा, ये तो मेंस में यानी मेंस चैम्पियनशिप रहे ध्रुव श्रितवाला,
और इसी एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप में विमेन का भी चैंपियनशिप हुआ। तो विमेन में अनुपमा रामचंद्रन ने जीता और दोनों ही इंडियन हैं। ठीक है, अनुपमा रामचंद्रन और ध्रुव सितवाला और पंकज आडवाणी ये सब इंडियन ही हैं। अब एक टैंक है जोरावर, नाम में ही दम है जोरावर। इंडिजिनस लाइट बैटल टैंक है, हल्का बैटल टैंक है, युद्ध वाला टैंक है। इसको डेवलप किया डीआरडीओ ने। किसके कोलैबोरेशन से? तो लार्सन एंड ट्यूब्रो के कोलैबोरेशन से। आगे हैं हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी की बात हम करें। हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी, हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी नासा इसको सेटअप करेगा 2040 में। जी हाँ, अभी की बात नहीं है, ये 2040 में सेटअप करेगा नासा, बट इसने आज अभी ही 2024 में ही अनाउंस कर दिया है। किस चीज़ के लिए? टू फाइंड प्रूफ फाइंड करने के लिए एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ का मतलब क्या हुआ? मतलब एलियन ढूंढने के लिए ये मिशन है, ये ऑब्जर्वेटरी है। ये हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी एक तरीके का टेलीस्कोप है। ठीक है, तो एक तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ और इनहैबिटेड प्लैनेट्स बियॉन्ड द सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम के आगे यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, गौतम गंभीर इनको बना दिया गया है इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का हेड कोच। मेड इज़, वर्ड याद रखिएगा, मेड इज़, मेडे इज़ रखिए, मेडे इज़ बोलिए। मेडे इज़ इसमें हो गया मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है? मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको लॉन्च किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है। ये एक इनोवेटिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टू सर्विंग एज द फर्स्ट ग्लोबल ओपन एक्सेस रिसोर्स के तौर पे ये काम करेगा फॉर इंफॉर्मेशन ऑन मेडिकल डिवाइसेस। अब कौन सा मेडिकल डिवाइसेस कैसा है, क्या है, किस चीज़ से क्या यूज़ है, हर तरीके से मेडिकल डिवाइसेस के लिए पहली बार कोई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा जो दुनिया भर के लोग यहाँ से देख सकेंगे, मालूम कर सकेंगे कि मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, इसके लिए क्या यूज़ होता है, मेडिकल डिवाइसेस का क्या है, तो उस तरह कुछ यहाँ पे मिलेगा। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, इसने लॉन्च किया है सेफ्टी रिंग नाम से एक फ़ीचर। ठीक है, नाम याद रखिएगा, सेफ्टी रिंग। किस लिए? टू सेव देयर कस्टमर्स फ्रॉम द साइबर क्राइम का मामला आजकल बहुत बढ़ गया है, तो उसी से बचाने के लिए। फिर देखिए एआई आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपसे 2-3 सवाल तो पहले ही हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। एक और देख लीजिए, केंजा लिली, नाम याद रखिएगा, केंजा लिली। ये दुनिया की पहली मिस एआई है, मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं केंजा लिली। केंजा लिली कहाँ के हैं? मोरक्को के। ठीक है, तो केंजा लिली किसी रियल पर्सन का नाम नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे हम लोग में जैसे होता है ना मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, उसी तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हुआ है। तो इसमें भी बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब जो मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पार्टिसिपेट की थी इसमें, और इसमें केंजा लिली जो कि मोरक्को की है उसने जीत लिया है मिस एआई। आईटी सक्षम युवा स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 60,000 जॉब प्रोवाइड करने के लिए। आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेजमेंट नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम जो था, ठीक है, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चला रही थी, क्या नाम था उसका? आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को ना अवार्ड मिला है, गुलबेनकियन प्राइज़ मिला है फॉर ह्यूमैनिटी 2024। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया ये कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम को गुलबेनकियन प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? तो फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं विक्रम मिश्री। तो फॉरेन सेक्रेटरी है मतलब ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उनके अंडर काम करेंगे। ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा। एब्रा क्या होता है? एब्रा एक हाफ बोट होगा और हाफ राफ्टिंग आपने देखा होगा, राफ्टिंग आजकल पटना में भी हो रहा है। ठीक है, तो राफ्टिंग और एक आधा नाव की तरह यहाँ पे, ठीक है, दोनों का मिक्स रहेगा, उसको हम लोग आब्रा यहाँ पे बोला जाता है दुबई में। ठीक है, आब्रा। तो ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक आब्रा यहाँ पे लॉन्च किया गया है दुबई में। ठीक है, बेसिकली ये 20 पैसेंजर को ले जा सकता है, याद रखिएगा। फिर एक है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। इसको लॉन्च किसने किया है? तो वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने। पालिताना, याद रखिएगा, पालिताना ये क्या है? पालिताना एक गुजरात की सिटी है और ये दुनिया की पहली सिटी बन गई है नॉन वेजिटेरियन फूड यानी कि
नॉन वेजिटेरियन फूड को बैन करने वाली, यानी कि अब पालिताना जो है प्योरली वेजिटेरियन हो चुका है। यहाँ पे कोई भी मांस वगैरह कंज्यूम नहीं कर सकता, मांस वगैरह काट काट पीट कुछ भी नहीं कर सकता है। और ये कहा गया था, ये जैन कम्युनिटी थी, उनकी डिमांड थी। यहाँ पे जैन कम्युनिटी मतलब पालिताना में ज़्यादा है, ठीक है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट जैन पिलग्रिमेज साइट्स यहाँ पे आपको मिलेगा पालिताना में, गुजरात के पालिताना शहर में। फिर है लड़का भाव योजना। लड़का भाव योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू की है, जॉब ट्रेनिंग और स्टाइपेंड स्कीम के तहत फॉर एन अनएम्प्लॉयड मेल यूथ, ठीक है। तो लड़का भाव योजना क्या है? एक जॉब ट्रेनिंग और स्टाइपेंड स्कीम है मेल अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, लड़का भाव योजना। साथी एसएससी प्लेटफॉर्म, एसएससी आप समझ रहे होंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके काफ़ी सारे वेरियस एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। तो साथी एसएससी प्लेटफॉर्म जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा, इसके थ्रू कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी उन एस्पिरेंट्स को जो एसएससी के वेरियस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है आईआईटी कानपुर ने। बेसिकली आप समझ ही रहे हो कि यहाँ पे डिजिटल तौर पे यहाँ पे कोचिंग दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला आ जाता है हमारा अस्मिता प्रोजेक्ट। अस्मिता प्रोजेक्ट, अस्मिता का फुल फॉर्म देख लीजिए, ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। और इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूजीसी ने। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इन दोनों ने मिलकर ये अस्मिता प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। बेसिकली ये चाहते हैं कि जो भी हमारे पास बुक्स अवेलेबल है, कोर्सेज वगैरह में हम लोग जो बुक्स वगैरह चलाते हैं, वो सारे बुक्स जो हैं वो वेस्टर्न हैं, तो इंडियन बुक्स यहाँ पे होने चाहिए, इंडियन लैंग्वेज में बुक्स होने चाहिए। इंडिया में जो भी इंडिया के शेड्यूल 7 में जो भी शेड्यूल 8 में जो भी 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें यहाँ पे बुक तैयार किया जाए। यही ये प्रोजेक्ट है अस्मिता प्रोजेक्ट, जिसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी ने मिलकर। इंडियाज़ फर्स्ट ओवरसीज़ जन औषधि केंद्र। देखिए भारत में बहुत सारे जन औषधि केंद्र अब खुल चुके हैं। जन औषधि केंद्र क्या है? जन औषधि केंद्र एक कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता आपको दवाइयाँ मिलेगा, इसमें मेड इन इंडिया दवाई होगा, ठीक है। जन औषधि केंद्र यही है। और इंडियन जो दवाई हैं वो भी आपको मिलेंगे, मतलब इंडियन औषधि वगैरह जो भी है वो मिलेंगे। तो ये सारा कुछ है, सस्ता दवाई यहाँ पे जन औषधि केंद्र के तहत प्रोवाइड करती है सरकार। तो ये पहली बार सरकार भारत से बाहर अपना कोई जन औषधि केंद्र ओपन करी है, और वह है मॉरिशस में। और मॉरिशस के लोग भी जन औषधि केंद्र का बेनिफिट उठा पाएंगे। मॉरिशस एक कंट्री है, आपको पता होगा, इंडियन ओशन में। नेक्स्ट आइए, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसने लॉन्च किया है? आरपीएफ ने लॉन्च किया है, रेलवे पुलिस फोर्स ने लॉन्च किया है, सॉरी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ का क्या फुल फॉर्म होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये याद रखिएगा। बच्चों को बचाने के लिए, जो बच्चे रिस्क रहते हैं स्टेशंस पे, ट्रेन में खो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, या फिर कोई उसको चुरा के ले जा रहता है, कैसे उसके मतलब ऑर्गन ट्रैफिकिंग के लिए, बच्चों को कभी ट्रैफिकिंग के लिए भी यहाँ पे दिया जाता है। तो उन लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते लॉन्च किया था आरपीएफ ने। दीपा मलिक, ये नाम क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो दीपा मलिक एक पैरा एथलीट हैं, ये इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया को ये रिप्रेजेंट करेंगी दीपा मलिक। किसने इनको अपॉइंट किया है? एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी ने। एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेस्ड है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूएई में बेस्ड है। और दीपा मलिक के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपको बता दूं कि ये पहली इंडियन वीमेन हैं पैरा ओलंपिक गेम्स में मेडल जीतने वाली, ठीक है। नेक्स्ट आपका जाता है, मध्य प्रदेश को रिकॉग्नाइज़ किया गया है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। तो 2020 में ये वो टाइम था कोविड, ठीक है, कोविड वाला टाइम, जिससे उभर नहीं पा रहा था स्ट्रीट वेंडर, जो भी ठेला वगैरह लगा के कमाता है सड़कों पे, गली गली मोहल्ले में। अब वो लोग नहीं कमा पा रहे थे क्योंकि लोग तो घर में बंद थे, लोग तो सड़कों पे जा नहीं रहे थे, घूम नहीं रहे थे, ठीक है, इधर उधर जा नहीं रहे थे, तो उनका कुछ बिक नहीं रहा था, तो वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। तो उसमें ही 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी,
प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। और इस प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के तहत जो अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स हैं, शहरों में रहने वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको कोलैटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करने का किया जाता है, यानी कि 50,000 तक का लोन यहाँ पे उनको मिल सकता है। यानी कि जैसे मान लो कि उनको 10,000 लोन लेना है अपना ठेला शुरू करने के लिए, अपना जो भी वहाँ पर करने के लिए, ठीक है, तो उनको ये असिस्टेंस मिल जाएगा। अगर इन्होंने टाइम से इसको चुका दिया, ठीक है, तो फिर ये और भी लोन ले सकते हैं। फिर इनको, और अगर इन्होंने फिर टाइम से चुका दिया तो ये और भी लोन ले सकते हैं। इस तरीके से ये 50,000 तक का लोन बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है, कोलैटरल फ्री। इन्हें कोई भी कोलैटरल यहाँ पर रखा नहीं जाएगा। कोलैटरल मतलब आप समझ ही रहो कि अगर आपको कहीं से बैंक लोन देती है तो आपको कुछ चीज़ रखवाती है कोलैटरल, आपका ज़मीन जायदाद कुछ चीज़ तो आप रखोगे उसके पास, लेकिन ये बिल्कुल कोलैटरल फ्री लोन रहेगा और इंटरेस्ट भी यहाँ पे बहुत ही कम लगेगा। अगर टाइम पे आपने चुका दिया तो इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। तो ये था पीएम स्वनिधि स्कीम। और पीएम स्वनिधि स्कीम को सबसे बढ़िया से लागू किया है मध्य प्रदेश ने, इसलिए इसको बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का दर्जा दिया गया है। एक रिपोर्ट है जिसका हेडलाइन है इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। इस रिपोर्ट को जारी किया है नीति आयोग ने निकाला यह रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में कहा गया ना कि नीति आयोग ने एक टारगेट सेट किया है कि हम ना 2030 तक $500 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। कितना? $500 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक सामानें यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे और इसको सेल करेंगे, ठीक है। ये 2030 तक का टारगेट इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने रखा है। अगला है उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन स्कीम। इसको यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो एक तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन बेसिकली यहाँ पे ट्री यहाँ पे पौधा लगाने का ये है, और कंजर्वेशन ऑफ ट्री का यहाँ पे भी, जो ट्री 100 ईयर्स से पुराना है उन ट्री को अडॉप्ट करके आप उसकी रक्षा करिए। इस चीज़ का यहाँ पे यूपी सरकार ने लाया है। एक इम्पॉर्टेंट आइए, शिवा चौहान, ये न्यूज़ में 2023 में थी, ठीक है। ये पहली विमेन ऑफिसर बनी थी जिन्हें डिप्लॉयड किया गया था सियाचिन में। आपको पता होना चाहिए मेघदूत, अंडर मेघदूत ऑपरेशन जो था, इसके तहत इंडियन आर्मी ने सियाचिन पे कब्जा किया था। सियाचिन यहाँ पे छीना था पाकिस्तान से। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन मेघदूत। लेकिन ये इतना दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है सियाचिन, तो यहाँ पे वीमेन जो हैं वो ऑफिसर नहीं वहाँ पे तैनात किया जाता था, सिर्फ मेल ऑफिसर ही तैयार किए जाते थे, और वो भी मेल ऑफिसर्स को बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग दी जाती थी, तब वो वहाँ जाकर सर्वाइव कर पाते थे। लेकिन अब वीमेन भी जाने लगी हैं, यानी 2023 में पहली वीमेन जिनका नाम है शिवा चौहान, इनको डिप्लॉयड किया गया था सियाचिन में, ठीक है। और इस साल 2024 में एक और गई है कैप्टन सुप्रीता, ये सेकंड वीमेन ऑफिसर हैं, ठीक है, जिनको यहाँ पे सियाचिन में अपॉइंट किया गया है। कई लोग आपको बता देंगे कि ये सुप्रीता भी फर्स्ट है और शिवा चौहान भी फर्स्ट है। कई लोग तो शिवा चौहान का आपको नाम भी इस बार नहीं लेंगे, ठीक है, आपको सिर्फ बता देंगे सुप्रीता चौहान जो है वो फर्स्ट है। तो करेंट अफेयर्स में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आज जो करेंट अफेयर्स शुरू कर रहा है ना बताना, तो वो नहीं बता पाएगा कि पिछला में ऐसा कुछ हुआ था या क्या नहीं हुआ था। वो जैसा था वैसे ही बता कर निकल जाएगा। और बहुत सारे आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखो तो कैप्टन सुप्रीता को फर्स्ट बता रखा है। तो यहाँ एक चीज़ और गौर करने वाली है कि कैप्टन सुप्रीता, इस अलग अलग ये ग्रुप्स हैं, ठीक है, आर्मी में कई ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स से अलग ग्रुप से यहाँ पे कैप्टन सुप्रीता हैं, तो उस ग्रुप्स की पहली यहाँ पे लिखा गया होगा। फिर शिवा चौहान जो हैं वो भी दूसरे ग्रुप से हैं, तो उनको ऐसा लिखा गया, ठीक है। लेकिन सियाचिन पर डिप्लॉयड होने वाली इंडियन वीमेन ऑफिसर पहली शिवा चौहान है, और ये सुप्रीता जो है वो सेकंड है। नेक्स्ट, रामसेस मिशन। रामसेस क्या है? रामसेस है रैपिड एपोफिश। एपोफिश क्या है? ये एपोफिश है एस्टेरॉयड, एक एस्टेरॉयड का नाम है एपोफिश। तो रैपिड एपोफिश मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी, इसको इन शॉर्ट हम बोल रहे हैं रामसेस, ठीक है। इस रामसेस मिशन को लॉन्च कौन करने के लिए अनाउंस किया है? ये भी लॉन्च जो है 2028 में होगा, लेकिन इसका अनाउंसमेंट किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2024 में इसका अनाउंसमेंट कर दिया कि रामसेस मिशन हम 2028 में लॉन्च करेंगे।
फिर है रेशल फॉर ग्लोरी इनिशिएटिव, इसको इंडस इंड बैंक ने शुरू किया है, रेशल फॉर ग्लोरी इनिशिएटिव टू एम्पावर 50 टैलेंटेड फीमेल रेसलर्स। ठीक है, फीमेल रेसलर्स हैं पूरे देश भर से, जो 50 ऐसे टैलेंटेड फीमेल रेसलर्स को चुनेगा इंडस इंड बैंक और उनको एम्पावर करेगा रेसलर फॉर ग्लोरी इनिशिएटिव के तहत। उनको जो भी ज़रूरत पड़ेगी उन्हें उनकी ट्रेनिंग के लिए वो सब चीज़ खर्चा वगैरह इंडस इंड बैंक उठाएगा। ये सारा कुछ यहाँ पे है। फिर आ जाता है, चलिए नेक्स्ट है निर्मला सीतारमन जी। तो निर्मला सीतारमन जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के अंडर यहाँ पे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, उसी तरीके से निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोदी गवर्नमेंट के अंडर। तो निर्मला सीतारमन जी ने 7वीं बार इस साल 2024 में जो बजट पेश किया इन्होंने, ये 7वीं बार बजट पेश करके मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मोरारजी देसाई जो हैं वो 6 बार बजट पेश कर चुके थे। ठीक है, इसमें बजट में यानी यूनियन बजट में रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में 2.66 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए। मुद्रा लोन इंक्रीज़ कर दिया गया। मुद्रा यानी कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है मुद्रा लोन। तो मुद्रा लोन पहले जो है 10 लाख तक ले सकते थे, इसको अब इंक्रीज़ करके 20 लाख तक कर दिया गया है इस बार के बजट में। ठीक है, फिर है मनरेगा स्कीम। मनरेगा स्कीम को अलॉट किया गया 86,000 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत का पहला टर्मरिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। महाराष्ट्र में भारत का पहला टर्मरिक रिसर्च सेंटर शुरू होने वाला है। त्रिपुट क्या है? त्रिपुट है एक स्टील्थ फ्रिगेट ऑफ तलवार क्लास, स्टील्थ फ्रिगेट शिप है ये। ठीक है, इसको किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। तो त्रिपुट की थोड़ी सी हिस्ट्री जानिए, क्योंकि यहाँ पे जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2016 की बात है जब इंडिया और रसिया ने साइन किया था एग्रीमेंट कि इंडिया जो है ना 4 स्टील्थ फ्रिगेट शिप रसिया से बाई करेगा। ठीक है, स्टील्थ फ्रिगेट शिप्स रसिया से इंडिया बाई करेगा, ख़रीदेगा। लेकिन उसमें से क्या होगा कि 2 जो फ्रिगेट शिप होगा वो तो रसिया बनाएगा, ठीक है, लेकिन 2 आपको इंडिया में बनाना होगा। ठीक है, यानी कि रसिया अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा कि कैसे ये स्टील्थ फ्रिगेट शिप्स बनता है, और वहाँ पे 2 इंडिया में यहाँ पे बनाएगा और 2 रशिया में। तो रशिया का 2 जो है, एक तो है तुशिल 2024 में ही, यानी सितंबर महीने में ही इंडिया को रशिया दे देगा तुशिल। और एक है तमल। ठीक है, तमल 2025 में रशिया इंडिया को देगा। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आपने नाम देखा त्रिपुट, ये त्रिपुट इंडिया में बनाया गया है इसी एग्रीमेंट के तहत। तो ये तो एक इंडिया में बना दिया गया है, एक और इंडिया में ही बनेगा। ठीक है, तो त्रिपुट को किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, इंडिया और रशिया दोनों मिलकर, याद रखिएगा। अगला है प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम। यहाँ पे एक यूनिक मॉडल है टीवी फ्री म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे सरकार जो है टीवी को इरेडिकेट करना चाहती है। ये तेलंगाना गवर्नमेंट यहाँ पे लिख लीजिएगा, तेलंगाना गवर्नमेंट यहाँ पे लाई है ये टीवी फ्री म्यूनिसिपैलिटीज़। फिर है प्रेसिडेंशियल, जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 2 हॉल्स, राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल्स का नाम चेंज किया है। और वो जो 2 हॉल हैं, एक का नाम था पहले दरबार हॉल, राष्ट्रपति भवन में ही दरबार हॉल, और ये सब अंग्रेज़ों ने नाम रखा था। तो दरबार हॉल का नाम अब गणतंत्र मंडप रखा गया है, गणतंत्र मंडप। और एक था अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप रखा गया है। ठीक है, फिर है एक गोयम विनामूल्य विज येव जन स्कीम। ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ने में कठिनाई होगी हिंदी भाषी लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है गोयम से याद रखना है, यानी गोवा गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। किस लिए? तो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन को बूस्ट करने के लिए। और ये जो स्कीम है, इस स्कीम को जॉइंटली फंड करेगा गोवा स्टेट गवर्नमेंट और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी, दोनों साथ में फंड करेगा। और ये जो स्कीम है गोयम स्कीम, ये अलाइंड है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से। अब इसको देख के आपको ये चीज़ तो लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इस योजना को भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि हम ये एक स्टेट की योजना पढ़ रहे हैं। इस स्टेट का योजना जो है, स्कीम जो है, वो
सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम से अलाइंड है। तो इस स्कीम के बारे में भी हम यहाँ पे जानकारी लेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना लग रहा होगा आपको, यहाँ से दिख रहा होगा कि बिजली जो है फ्री में दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 1 करोड़ घरों में क्या इस योजना का लाभ देने वाली है। 1 करोड़ घरों में इस योजना का लाभ मिलेगा और इसके तहत 300 यूनिट बिजली जो है फ्री हो जाएगी। आप फिर कहोगे कि फिर तो आप वही बोल रहे हो सर कि 300 यूनिट फ्री हो जाएगी, कैसे फ्री होगी? तो आप लगाओगे सोलर पैनल। जी हाँ, आप अपने छत पे सोलर पैनल लगाओगे। सोलर पैनल से ही, यानी कि सोलर से, सूर्य की रोशनी से यहाँ पे बिजली उत्पन्न होगी, ठीक है। और इससे करीबन कहा जा रहा है कि हर साल आप 15,000 रुपये बचा सकते हो। और यहाँ से आपका 300 यूनिट का बिजली भी फ्री हो जाएगा। यानी कि आप जो बिजली लेते थे, यानी कि जो हमारा बिजली अभी किस पे डिपेंडेंट है, थर्मल एनर्जी पे, ठीक है, मोस्टली ये थर्मल एनर्जी पे डिपेंडेंट है। तो इससे क्या हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा और आप एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंड हो जाओगे, क्योंकि भारत सरकार का टारगेट भी है रिन्यूएबल सोर्स पे जाने का। तो भारत सरकार आपको पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कैसे मदद करेगी? तो आप अपने घर में सोलर पैनल लगाइए, वहाँ पे सरकार कुछ सब्सिडी आपको देगी और आप पूरी बिजली का इस्तेमाल करिए। और आपके पास एक्स्ट्रा बिजली अगर इस बच जा रही है तो आप उसको सेल कर दीजिए, या तो सरकार को सेल कर दीजिए, या फिर दूसरे घर वाले आप उससे ले रहे हैं तो उसको सेल कर दीजिए। तो आपका यहाँ से बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। और सरकार यहाँ तक कि जो सोलर पैनल लगाने के लिए बैंक से लोन भी सरकार देने में मदद करेगी। तो ये है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सुंदर पिचई। कौन है ये? गूगल के प्रेजेंट में CEO हैं, लेकिन ये सुंदर पिचई भी इंडियन ओरिजिन हैं। इन्हें ऑनर किया गया है डॉक्टर ऑफ साइंस से। क्या है डॉक्टर ऑफ साइंस? किसने? IIT खड़गपुर ने। अब आप कहोगे IIT खड़गपुर सुंदर पिचई को ऑनर किया है, कैसे? देखिए, बेसिकली जो सुंदर पिचई है ना, इन्होंने अपनी बीटेक की पढ़ाई जो है वो करी है IIT खड़गपुर में। इतना ही नहीं, सुंदर पिचई की जो वाइफ हैं अंजलि पिचई, ठीक है, अंजलि पिचई भी अपनी पढ़ाई जो है ये IIT खड़गपुर में ही इन्होंने भी किया है, ठीक है। इसलिए IIT खड़गपुर जो है सुंदर पिचई को डॉक्टर ऑफ साइंस से ऑनर कर रहा है। अब आ जाते हैं आज के लास्ट सवाल पे, ठीक है। जिया राय, ठीक है। जिया राय कौन है? जिया राय यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर हैं दुनिया की, ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है। इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाली दुनिया की यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर बन गई हैं जिया राय। इंग्लिश चैनल क्या है? ये एक नैरो पार्ट आपको मिलेगा अटलांटिक ओशन का। अटलांटिक ओशन है, उसका नैरो पार्ट इंग्लिश चैनल है। और बेसिकली जो इंग्लैंड, आप जानते हो ना, इंग्लैंड और फ्रांस जो है उसके बीच से आपको इंग्लिश चैनल गुजरता दिखेगा। और मैं बता दूं आपको कि पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था? वो थे मिहिर सेन, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आ रहा है PDF को लेकर कि ये जो हैंड रिटन नोट्स होता है, ये नोट्स भी हमें प्रोवाइड कर दीजिए। तो बिल्कुल मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारे लेक्चर्स जो है वो ख़त्म हो जाने दीजिए, एक साथ मैं पूरा का पूरा PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और कहाँ पे करूँगा? तो टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। कई सारे अपडेट्स, कई सारे स्टडी मटेरियल्स, स्टडी इन्फोग्राफिक्स वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ यहाँ पे। मॉडर्न हिस्ट्री के भी किए हैं हमने, कई पॉलिटी, साइंस, ये सारा कुछ मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो और आपके इस एग्ज़ाम जर्नी में सिंप्लीफाइड हो, आपको ईजी हो, ठीक, क्योंकि हमारा जो है टैगलाइन है मेकिंग योर प्रिपरेशन जर्नी सिंपल, BPSC सिंप्लीफाइड। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम BPSC सिंप्लीफाइड के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।